साथियों, मैं आज बालक सुभाष को नेताजी बनाने वाली, उनके जीवन को तप, त्याग और तितिक्षा से घड़ने वाली बंगाल की इस पुण्य भूमि को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र जैसे महापुरुषों ने इस पुण्य भूमि को राष्ट्र भक्ति की भावना से भरा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरबिंदो, मां शारदा, मां आनंदमयी, स्वामी विवेकानंद, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जैसे संतों ने इस पुण्य भूमि को वैराग्य, सेवा और आध्यात्म से अलौकिक बनाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, गुरुचंद ठाकुर, हरिश्चंद्र ठाकुर जैसे अनेक समाज सुधारक, सामाजिक सुधार के अग्रदूतों ने इस पुण्य भूमि से देश में नए सुधारों की नींव भरी है। जगदीश चंद्र बोस, पीसी रॉय, एसएन बोस, मेघनाथ शाह, अनगिनत वैज्ञानिकों ने इस पुण्य भूमि को ज्ञान विज्ञान से सींचा है। ये वही पुण्य भूमि है जिसने देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया है और राष्ट्र गीत भी दिया है। इसी भूमि ने हमें देशबंधु चित्तरंजन दास, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हम सभी के प्रिय भारत रत्न प्रणब मुखर्जी से साक्षात्कार कराया है। मैं इस भूमि के ऐसे लाखों लाख महान व्यक्तित्वों के चरणों में भी आज इस पवित्र दिन पर प्रणाम करता हूं। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, रंगून, म्यांमार और दीगर सारे इलाके के लोगों का फर्ज है कि वो उनके एहसान को याद रखें। नेताजी की कुर्बानियां थीं, उनकी स्ट्रगल थी, उनका विजन था कि आज ये पूरा इलाका आज़ाद है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि जंग अजीम हो रही थी तो उस वक्त भी कोई चांस नहीं था कि आज़ादी मिलती, लेकिन जो नेताजी ने आज़ाद हिंद का एक सपना जगाया, एक वो काम करके दिखाया कि अंग्रेज़ ने फिर ज़रूरी समझा कि ये कौम को अब गुलाम तो हम ज़्यादा देर नहीं रख सकेंगे, लेकिन इनको डिवाइड भी करना ज़रूरी है। तो फिर अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान भी बनवाया और सब कुछ हुआ। और नेताजी की कुर्बानियों को, नेताजी के विज़न को 47 से पहले और 47 के बाद किसने बिल्कुल ही छुपा दिया, किसने उस कुर्बानियों को, उस स्ट्रगल को गायब कर दिया आम लोगों के जहनों से, आम लोगों के विजन से। ये आपको भी अच्छी तरह पता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 47 के बाद अंग्रेज़ों के एजेंडे पे भारत को रूल करना शुरू किया। ये वो लोग हैं जो तिरंगे में यूनियन जैक, अंग्रेज़ों का झंडा भी लगाना चाहते थे, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के झंडे में भी ब्रिटिश यूनियन जैक होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश बनाना कबूल कर लिया, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के हवाले अपनी हिस्ट्री, अपनी एजुकेशन, अपने सारे मामलात कर दिए। ये वही लोग हैं जो उस वक्त भी अहिंसा की बात करके आम हिंदुस्तानी को गुलामी की जंजीरों में
कैद करते थे, आज उसी नस्ल के आखिरी चश्म चराग क्या फरमाते हैं, जरा देख लीजिए। If you use India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the army, navy and air force to be standing over there. China will not have the guts to come inside. ये भारतीय सेना है, ये भारतीय आर्मी है, जिसकी वजह से आज भारत का हर नागरिक फख्र से आज़ादी की सांस ले रहा है, वरना तो कब का आपको ख़त्म कर दिया जाता। कितने हमले नहीं हुए इस देश पे, आतंक के नाम पे भी और जंगों के नाम पे भी। ये सेना ही है जिसकी वजह से ना चाइना आगे बढ़ रहा है, ना गज़वा हिंद हो रहा है। वरना गज़वा हिंद के मतवाले आपको पता है कि क्या इनके ड्रीम्स हैं और क्या इनके अज़ाइम हैं, इनके जो स्टेप्स क्या हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। ये भारतीय सेना है जिसकी वजह से ये लोग रुके हुए हैं। ये भारत की प्रोफेशनल, डेडिकेटेड और ऑनेस्ट बहादुर फौज है जिसने भारत की आज़ादी को कायम रखा है। अहिंसा अच्छी चीज़ है, नॉन वायलेंस ही अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप नॉन वायलेंस के चक्कर में गुलाम हो जाएं। आपको आज़ाद रहना है तो आपको फौज चाहिए। ये तो पाकिस्तान की आर्मी क्वेश्चनेबल है ना कि भाई पाकिस्तान को फौज की क्या ज़रूरत है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 1947 में पाकिस्तान भारत से आज़ाद होता है। भारत ने कभी पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान को सस्टेन करने में मदद की। इनफैक्ट उस वक्त की कांग्रेसी सरकारों ने पाकिस्तान को सस्टेन करने में मदद की। तो पाकिस्तान को भारत से या कहीं से और कोई ख़तरा नहीं था। पाकिस्तान का ना ईरान से ख़तरा था, ना तुर्की से था। जहाँ जहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता था, पाकिस्तान को तो कोई ख़तरा नहीं था। पाकिस्तान को आर्मी की क्या ज़रूरत थी? भारत को तो ज़रूरत थी ना, इसलिए कि भारत के ऊपर 1000 साल से इन्वेजन होते रहे हैं। भारत की एक यूनाइटेड आर्मी ना होने की वजह से भारत पे तो इन्वेजन होते रहे हैं और कामयाब होते रहे हैं। भारत में तो खाली मुसलमानों ने ही कई 100 साल तक यहाँ पे कब्जा करके रखा। इसके बाद तो अंग्रेज भी आया, फ्रांस भी आया, पोर्टुगल भी आया, सबके डच भी आए, जिसकी मर्जी आई भारत की तरफ आने की कोशिश की। तो भारत को तो ज़रूरत थी, और जिसको साबित किया 1962 में जब चाइना ने हमला कर दिया। ये आपकी सेना ना होती तो आपका नॉर्दर्न इंडिया कब का चाइनीस इलाके होते ही है। जिस तरह चाइना ने तिब्बत हड़प लिया, जिस तरह चाइना ने ईस्ट तुर्किस्तान उइगर हड़प लिया, जिंगजियांग, इसी तरह आज आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्दर्न इंडिया, कश्मीर, आपका लद्दाख, ये सब चाइना के कब्जे में होते हैं अगर आपकी सेना ना होती तो। सेना है तो भारत है। अहिंसा अपनी जगह, सेल्फ डिफेंस अपनी जगह। दुनिया का हर धर्म, हर फिलोसॉफी आपको सेल्फ डिफेंस का इख्तियार देती है। दुनिया का हर कानून सेल्फ डिफेंस को एक्सेप्ट करता है। तो ये भारत के हक में है कि आपका सेल्फ डिफेंस हो। रहा सवाल कि आजकल जो ये ड्रामे चल रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे जो ये पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, मैंने आपने देखा होगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट पे अरसा हुआ बोलना छोड़ दिया ना। मैं आज बोलना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या ड्रामा है। ये मुंबई में, मैं भी मुंबई 2 बार गया हूँ 90 में। मुंबई में कहाँ खेती होती है, और खेती होती है तो ये बुर्कापोश कौन सी खेती करती हैं, ज़रा मुझे कोई ये समझा दे। मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए कि मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि प्रोटेस्ट करना सबका हक है। हर इंसान को अगर कोई चीज़ गलत महसूस होती है तो वो उस पर प्रोटेस्ट कर सकता है। अगर फार्मर्स करना चाहते हैं प्रोटेस्ट, वो समझते हैं कि उनको हुकूमत के बनाए हुए कुछ कानून से इख्तिलाफ है, तो मोस्ट वेलकम, उनको प्रोटेस्ट करने का हक है। मैं सिर्फ उस प्रोटेस्ट में कुछ लोगों ने अपने गलत एजेंडे शुरू कर दिए हैं, मैं उसके बारे में पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि खालिस्तान पाकिस्तान का एजेंडा है और किसी का नहीं। ये देखें मिठल साहब, ये इमरान खान के निमल कॉलेज के लिए भी $1.5 लाख देते हैं। ये इमरान खान के साथ दोस्तियां बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं।
और इमरान खान के एजेंटों के साथ मिल के क्या कर रहे हैं, किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं। तो मैं इस खालिस्तान एजेंडे के ख़िलाफ़ हूँ, मैं प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ कह दूँ कि हमारे सिख बरदरान जो कि खालिस्तानी सिख बरदरान जो कि अमेरिका कनाडा और इंग्लैंड से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि भारत में तो खालिस्तानी कोई सिख एक भी नहीं मिलेगा आपको जो खालिस्तान को सपोर्ट करता हुआ होगा। लेकिन ये जो फॉरेन एजेंडा है उनको मैं सिर्फ ये बताना ਰਣਜੀਤ चाहता ਸਿੰਘ हूँ। ਕਾਣੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਆਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਰੁਨ ਨਿਸਾ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਭੁੱਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪਾर्ट 2 कि पाकिस्तान में सिखों की क्या हालत है। पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था कि एक सिख भाई को जो कि आर्मी में थे उनके साथ क्या हुआ, एक सिख भाई जो पुलिस में थे उनके साथ क्या हुआ, सिखों की लड़कियों को अगवा करके जो होता है ड्रामा, वो सब क्या है। और अब आप देखें ये पाकिस्तान के फर्स्ट एंकर थे जो सिख, उनके साथ क्या हुआ। तो आप गिनती के जो कुछ सिख हैं उनको जब आप पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो फिर बाकियों को कैसे खालिस्तान बनाने की वो कर रहा है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि ये पाकिस्तानी एजेंडा है। सिखों को अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो होना चाहिए ननकाना साहब, क्योंकि बाकी तो सिखों के जितने भी मुकद्दस इलाके हैं वो सिखों के पास ही हैं, भारत में ही हैं। ननकाना साहब, करतारपुर साहब, ये दुश्मनों के पास हैं। करतारपुर साहब का पाक गुरुद्वारा का जो हेड है वो मुसलमान है, वो मुसलमान कमेटी उस गुरुद्वारे के मामला देखती है। तो सिखों को अगर स्ट्रगल करनी है तो ननकाना साहब और करतारपुर साहब वापस लेने की स्ट्रगल करें, ना कि दुश्मनों के एजेंडे पे आगे बढ़ें। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि भारत के 4 कैपिटल होने चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सब में अपना अपना, नॉर्थ साउथ हर जगह अपना एक कैपिटल होना चाहिए। तो फिर शायद कल को वो ये डिमांड करेंगे कि भारत के 4 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, फिर वो ये डिमांड करेंगे कि भारत के 4 टुकड़े होने चाहिए। ये किस किस्म के बेवकूफ़ाना मतलब ये चीज़ें कर रही हैं, और ये किसका एजेंडा है। मतलब ये डिवीज़न की बात, इतना बड़ा देश है अमेरिका, कितने कैपिटल हैं? क्या सैन फ्रांसिस्को में भी एक कैपिटल है क्या? क्या फ्लोरिडा में भी एक कैपिटल है क्या? इतना बड़ा देश रशिया है, कितने कैपिटल हैं? मतलब बेवकूफ़ी की इंतहा देखें कि दुनिया का कोई एक देश दिखा दें कि जिसके कई कैपिटल हों, सबका एक एक कैपिटल होता है। तो ये किस हिसाब में, मतलब ये क्या चाहती हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। वेस्ट बंगाल के गली गली में कायम मस्जिद से 5 टाइम अशहदन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं, तो सुनाने में उनको कोई एतराज़ नहीं। जय श्री राम कोई बोल के दिखा दे, चमड़ी उधेड़ के रख देंगी। আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখো। আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সকলকে ভালো রেখো। আল্লাহ ये किस किस्म का सिक्युलरिज्म है। फिर मैं बोलता हूं तो मुझे कहते हैं तुम कम्युनल बात करते हो। कम्युनल बात का जवाब देता हूं मैं, जो कम्युनल डिवाइड पैदा कर रहे हैं उसका मैं जवाब देता हूं, और मैं कुछ नहीं कर रहा। और ये मेरा राइट है कि मैं इसके बारे में आम आदमी को बताऊं कि क्या ड्रामा चल रहा है। भारत मेरा देश है, चाहे मेरे पास इसकी नेशनलिटी है कि नहीं है, चाहे मैं भारत में रहता हूं कि नहीं रहता हूं, मैं इसके लिए मुझे जो सही लगेगा वो मैं बोलूँगा। आप मुझे गलत समझते हैं, मुझे करेक्ट करके कर दें। मैं पहले की तरह वापस आपसे कहता हूं कि जहां मुझे लगा कि हाँ मैं गलत हूं, आप सही कह रहे हैं,
हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांग लूँगा। बाकी भारत मेरा देश है और मैं उसको दिल से अपना देश मानता हूँ। पाकिस्तान की मेरे पास नेशनलिटी है जो कि रहेगी, क्योंकि मैं इनकी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इनके खिलाफ आवाज़ एज ए पाकिस्तानी उठाता रहूँगा। भारत में कोई चीज़ गलत होगी उस पर मैं बोलूँगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। खालिस्तान मूवमेंट गलत है, ममता बनर्जी गलत हैं, कांग्रेस के नेहरू साहब के ज़माने से लेकर आज तक के सारी चीज़ें आप देख लें। मैं क्या बोलूं, इस प्रोग्राम के एंड पे स्वामी जी की मैं वीडियो लगा रहा हूं, वो आपको बता देंगे कि मलकाए इटालिया, जो कि मलकाए हिंदुस्तान बनने के चक्कर में क्या कुछ झूठ नहीं बोलती। तो कुछ कदर करें इस देश की। ये देश है तो हम हैं, वरना हम में से कोई कुछ भी नहीं है। आप सबको भारत का योम जमहूरिया मुबारक हो। मैं हमेशा दुआ करूंगा कि ये देश क़यामत तक कायम व दायम रहे और इसकी जो नज़रियाती सरहदें हैं रंगून से लेकर काबुल तक, वो किसी भी सूरत में रहें लेकिन भारतीय रहें। भारत एक अजीम देश है, अजीम था, अजीम है और हमेशा अजीम रहेगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम। Keep supporting me. This family is such that nobody has passed college exams. Sonia Gandhi claimed that she got a degree. I must say to the credit of Rajiv Gandhi, he never claimed he got it. He went to Cambridge, he failed there, so he went to Imperial College, he failed there also. And then he married Sonia, and he failed there also. Sonia Gandhi in her affidavit put, educated in the University of Cambridge and got a degree in English. By chance I had gone to give a lecture in the Department of Economics in Cambridge University, and at dinner time I asked them what kind of student she was. They said, she was never a student here. I said, really? Can you give this to me in writing? They said, you give us a letter, we'll give you in writing. So I immediately wrote by hand a letter, and they gave me a letter from the registrar. There's no such student. So I gave it to him. I said, see, I got this letter, and she has put in her affidavit as a candidate. And also in the Parliament Who's Who, she has said she studied in the University of Cambridge and got a degree in English. But the university says no such student. So he sent the letter to her. And she replied back, it was a printing mistake. Then he said, how can it be a printing mistake? This is, we printed whatever you said. She said, no, I meant typing mistake. I said, how can this be a typing mistake? Whole sentence. Educated in the University of Cambridge and got a degree in English. I mean, typing mistake, one comma, full stop, that can be a typing mistake. So he said, then what shall we do? I said, send it to the Guinness Book of World Record for the longest typing mistake in history.